तो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन का मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशन के बारे में, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में मान लीजिए कि जो पहली वाली जनरेशन थी उसके मुकाबले दूसरी जनरेशन में कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। अब इसके मुकाबले नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है और उसके मुकाबले नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, सक्सेसिव जनरेशन्स के साथ जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक चेंज देखने को मिल रही है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में। इसे ही कहा जाता है स्टूडेंट्स एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि छोटी छोटी चेंजेस इकट्ठी होती रहती है और बाद में जाके उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा लगने लगता है ना। देखिए, जैसे इस इमेज से ही हम देख लेते हैं, अगर हम डायरेक्टली इस वाले एप का और ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या ये सब कुछ एक दिन में ही हुआ होगा? नहीं। अब इन दोनों का ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसके बाद मैं इसको देखूं तो हल्का सा चेंज दिखता है, इसके बाद इसको देखूं तो थोड़ा और चेंज आता है, फिर थोड़ा और चेंज, फिर थोड़ा और चेंज और फिर थोड़ा और चेंज। शुरू हुआ था यहां से, खत्म हुआ यहां पर। यही तो कहलाता है एवोल्यूशन। स्मॉल स्मॉल चेंजेस कंबाइन होके एक बड़ा चेंज बना दे, इसे कहा जाता है एवोल्यूशन। अब हम इवोल्यूशन को स्टडी करें उससे पहले हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना। और यूनिवर्स स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, बेसिकली यूनिवर्स को की स्टडी हम जिसमें करते हैं स्टूडेंट्स, उसको उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। लेकिन क्योंकि हम इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम यूनिवर्स के भी बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, तो कहा जाता है कि पहले अर्लियर क्या होता होगा, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, सारी की सारी चीजें कंप्रेस हो गई और कंप्रेस होने के बाद ये इन्होंने बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट तैयार किया। ओके, जब ये छोटा सा पॉइंट तैयार किया स्टूडेंट्स, तो बिग बैंग थियरी कहती है कि इस छोटे से पॉइंट ने बाद में जाके एक्सपेंशन शुरू किया होगा, एक्सपैंड हुआ होगा। एक्सपैंड होके इसने स्टार्स बनाए होंगे, स्टार्स बनाने के अलावा गैलेक्सीज बनी होंगी, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स बने होंगे, तो ये सब कुछ फॉर्म हुआ होगा। ये कौन सी थियरी कहती है? बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी को आए हुए बिग बैंग थियरी कहती है कि यूनिवर्स को बने हुए लगभग 14 से 15 मिलियन साल हो चुके हैं। 15 मिलियन साल स्टूडेंट्स। कहता है कि शुरुआत में पहले हाइड्रोजन और हीलियम हुआ करता था, बाद में गैलेक्सीज बनी होंगी, स्टार्स बने होंगे, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स बने होंगे। अब गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी आती है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो ये था यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स की फॉर्मेशन कौन सी वाली थियरी ज्यादा, जिस थियरी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं वो कौन सी है? बिग बैंग थियरी। अब अगर अर्थ के बारे में बात की जाए तो अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। मतलब पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के लगभग कोई 10 बिलियन सालों के बाद अर्थ बनी हुई होगी। अब शुरुआत में जब अर्थ बनी हुई होगी तो अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर मतलब कि अर्थ के बाहर से प्रेजेंट गैसेस का एक एनवलप, मतलब अर्थ के बाहर कोई भी गैसेस नहीं प्रेजेंट हुई होंगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब अर्थ के इर्द गिर्द में कोई भी गैसेस नहीं थी, एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन
अर्थ के इर्द गिर्द में कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती थी। पूरा घिरा हुआ नहीं था ये गैसेस से, लेकिन कुछ तो ट्रेस गैसेस थी जो अर्थ के ऊपर से पाई जाती थी, जैसे कि वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब अर्थ फॉर्म भी नहीं हुआ, जब अर्थ पे लाइफ बनी भी नहीं थी, इनफैक्ट अर्थ भी अभी अच्छे से बना नहीं था, तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया यहाँ पर प्रेजेंट थे। अब हुआ क्या होगा कि वाटर, ऑलरेडी यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, वाटर वेपर के ऊपर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ी होंगी और उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने वाटर को दो हिस्सों में तोड़ा होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग से और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑक्सीजन बना हुआ होगा ये बाद में अमोनिया के साथ, जो अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ कंबाइन हुआ होगा और बनाया होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। फिर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर भी कॉन्टिन्यूटी में पड़ी होंगी यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन के पड़ने से ऑक्सीजन भी टूटा होगा। अब ऑक्सीजन जब एक टूटा होगा तो वो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, ओजोन, O3, मतलब कि ओजोन। तो वैसे ही अर्थ पे तैयार हुई होगी ओजोन लेयर भी, ठीक है। वाटर वेपर जो अर्थ के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट था वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा होगा अर्थ की फॉर्मेशन के लिए, और वो बारिश की फॉर्म में नीचे आया होगा। अब जो अर्थ के ऊपर देखो, बाकी अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, अगर हम मून की ही बात करें तो मून के ऊपर क्रेटर्स प्रेजेंट है, मतलब गड्ढे से प्रेजेंट है। उन गड्ढों, जैसे अर्थ पे अभी लाइफ आई नहीं थी तो उस गड्ढों में सबसे पहले अगर बारिश जब हुई होगी तो वहां पर पानी इकट्ठा हुआ होगा, और पानी जब इकट्ठा हुआ होगा उन जगहों पे तो ओशन इस तरीके से, वाटर बॉडीज इस तरीके से तैयार हुई होंगी। अब अर्थ तो लगभग 4.5 मिलियन ईयर्स पहले बना है, लेकिन अर्थ पे लाइफ जो है वो 4 बिलियन साल पहले आई है। मतलब अर्थ को होगी 4.5 बिलियन साल और लाइफ को होगी 4 बिलियन साल। अब अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, अर्थ के ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे आया होगा, इसके बेसिस पे हमारे पास काफी सारी थियरीज आती हैं। एक थियरी का नाम है स्टूडेंट्स पैनस्पेर्मिया थियरी। पैनस्पेर्मिया थियरी क्या कहती है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई होगी, लेकिन अर्थ के ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब अर्थ के ऊपर लाइफ ही नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आए? अर्थ के ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे किसी दूसरे प्लैनेट से, ठीक है। पैनस्पेर्मिया थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के ऊपर लाइफ तो शुरू हुई लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टूडेंट्स जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे आए थे, ठीक है। अब थियरी ऑफ अब ये एक थियरी है, पैनस्पर्मिया थियरी कहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइफ बनी होगी, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अर्थ के खुद के नहीं थे। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर, कि नॉन लिविंग जो यहाँ पर सड़ा गला मैटर जो भी प्रेजेंट होगा ना, उस सब से लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये थियरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थियरी। लुइस पास्चर ने इस चीज को, ये थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये थियरी करेक्ट है या इनकरेक्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। अब 2 फ्लास्क में, 2 स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में उन्होंने एक को बिल्कुल कवर कर दिया और एक को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि भाई जो खुला वाला था उसी के अंदर बैक्टीरियाज आना शुरू हुए, लेकिन जो बंद था, अगर स्पॉन्टेनियस होता तो इसके अंदर डेड एंड डिकेइंग मैटर उन्होंने डाला था,
यहां पर तो लाइफ नहीं बन पाई। तो लुईस पास्चर ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया फ्लास्क के साथ, वो इस एक्सपेरिमेंट से कहते हैं कि नहीं, जो ये थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट थियरी आती है ऑपरन हेल्डेन प्रपोजल। ऑपरन हेल्डेन प्रपोजल ये कहता है कि लाइफ जो शुरू हुई है ना अर्थ पे, वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हुई है। अब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर या मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स का मतलब आ गया प्रोटीन, आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन। ऑपरन हेल्डेन का प्रपोजल ये कहता है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए वगैरह। नेक्स्ट थियरी आती है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, जैसा अर्थ का एनवायरनमेंट होता है ना, जैसा अर्थ में जो गैसेस पाई जाती थी पहले, है ना, जब अर्लियर जब लाइफ यहाँ पर नहीं थी, तो इनने क्या किया, बिल्कुल उसी हिसाब से लेबोरेटरी के अंदर अर्थ लाइक एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश किया। अब इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने ये देखा कि काफ़ी सारे अमीनो एसिड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनना शुरू हुए वहीं पे। और अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट बॉडी का तो बेसिक पार्ट होता है, तो इससे लाइफ फॉर्म होना शुरू हुई। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। अभी अलग अलग थियरीज हैं, तो अलग अलग इनके कॉन्सेप्ट्स भी हैं। नेक्स्ट थियरी आती है थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन ये कहता है कि अर्ली अर्थ, बोलते हैं पहले ना अर्थ में सिर्फ केमिकल्स पाए जाते थे, लेकिन ये केमिकल्स ऐसे थे जो जानदार चीज़ों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो इसी प्रकार अब केमिकल्स तो पाए जाते थे, केमिकल्स पाए जाते थे तो बाद में सेल बना होगा, और एक सेल के बनने के बाद हमें पता है कि इवोल्यूशन के बाद कितने सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। नेक्स्ट थियरी आती है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि ये जो यूनिवर्स है ना, बोलते हैं ये अपनी इस प्रेजेंट फॉर्म में डायरेक्टली, मतलब जैसा भी यूनिवर्स है ना, इसको डायरेक्टली वैसे ही बनाया था किसी सुपर पावर, किसी डिवाइन पावर ने, मतलब गॉड ने। मतलब कोई इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा है वैसा ही था, बस इसको गॉड ने बनाया है, और वो भी बनाया है 4000 साल पहले। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने भी कुछ थियरी दी। इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। बेसिकली चार्ल्स डार्विन ने सी वोयेज किया, सी यात्रा, समुद्र यात्रा की उन्होंने, जहां पर उन्होंने ये देखा कि लाइफ बनी काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले। मतलब इस यात्रा के दौरान इन्हें ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये लाइफ है ना, ये काफ़ी मिलियन सालों पहले बनी हुई है, और एक जानदार चीज़ की सिमिलरिटी है दूसरी जानदार चीज़ के साथ, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि न्यू लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व, कि नई नई लाइफ फॉर्म जो है वो इवॉल्व हुई है, एंड सम लाइफ फॉर्म्स बिकेम एक्सटिंक्ट एज वेल। और यही तो हम आज पढ़ते हैं कि भाई कि एक ऑर्गेनिज्म से, सिंपल ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन होते होते एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है, एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। इसे ही तो कहा जाता है एवोल्यूशन। लेकिन एवोल्यूशन के चलते हुए काफ़ी सारी स्पीशीज जो हैं वो अर्थ से डिसअपियर भी हो गई, एक्सटिंक्ट भी हो गई, ठीक है। तो ये थी कुछ थियरीज। पहली थियरी आ गई पैनस्पर्मिया थियरी, जो कहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे प्लैनेट से आए होंगे, उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि ऑलरेडी कोई नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर प्रेजेंट होगा और वहां से लाइफ ओरिजिनेट हुई। लुईस पास्चर ने इस थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया। किस पे? स्टूडेंट स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने रिजेक्ट किया थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ऑपरिन हेल्डन प्रपोजल ये कहता है कि भाई लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्रोटीन, आरएनए मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, इन सब से आया है, जो लेटर एवॉल्व होते होते, जिनको हम बाद में केमिकल इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं। और हम यही पढ़ते हैं कि जब केमिकल इवॉल्व हुए हैं तो उसका बेसिस जो है वो प्रोटीन और आरएनए ही था। देखिए, लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में डीएनए नहीं होता था। डीएनए की जगह पे अर्लियर फॉर्म्स में क्या होता था, आरएनए। तो कहीं ना कहीं ओपरिन हाल्डिन के प्रपोजल वाली थियरी भी करेक्ट है। मिले यूरे एक्सपेरिमेंट ये कहता है, ये एक्सपेरिमेंट इस चीज के बारे में बात करता है कि बेसिकली इनने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर उन्होंने अर्थ लाइक एनवायरनमेंट तैयार किया था लेबोरेटरी के अंदर, जहां पर काफी सारे अमीनो एसिड्स और काफी सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बने थे। थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ये कहता है कि भाई केमिकल्स, काफी सारे केमिकल जिसकी वजह से लाइफ बनती है, मतलब एक जानदार चीज को सपोर्ट करने के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी अर्थ में प्रेजेंट थे और लेटर ऑन इवोल्यूशन के बाद होते होते सेल बना होगा और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तैयार हुए होंगे। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डायरेक्टली गॉड के बारे में बात करती है कि भाई 4000 कोई 14 बिलियन साल पहले अर्थ नहीं बना, कि यहाँ पर की लाइफ जो है वो लगभग 4000 साल पहले आई है। और चार्ल्स डार्विन थियरी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थियरी है, ये कहती है कि नहीं, लाइफ मिलियन ऑफ सालों पहले आई है। ठीक है, और एक लाइफ फॉर्म का जो सिमिलरिटी है वो दूसरी लाइफ फॉर्म के साथ है, और एक लाइफ फॉर्म जो होती है वो ही इवॉल्व होके नई लाइफ फॉर्म बनाती है। ओके, अब चार्ल्स डार्विन की थियरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम पढ़ते हैं कि डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। कि डार्विन बेसिकली जब इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इस थियरी में बेसिकली है क्या। देखो, डार्विन कहते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो जितनी भी लाइफ है ना अर्थ पे, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, चाहे आपके पास वाइल्ड एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, चाहे मैमल्स है, चाहे एम्फिबियंस है, सब के सब का है एक ही कॉमन एंसेस्टर। और डार्विन की थियरी आगे ये कहती है कि नेचर उसी को फेवर करती है जो उस काबिल होता है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर सके चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, जिसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि नेचर भी उसी को चूज करेगी जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो थोड़ा फिट होगा, और इसे कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहीं से डिस्क्राइब होता है मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यही चीजें हमें आगे पढ़नी है। अब एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें पता लगती है कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ था। तो इवोल्यूशन के कुछ अगर मैं आपको इंसिडेंट्स बताऊं, एविडेंसेस बताऊं, तो वो क्या क्या है। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होता है। जैसे अगर मैं वुल्फ के बारे में बात करूं तो वुल्फ की शक्ल और डॉग की शक्ल काफी ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट इनकी तो बॉडी के फीचर्स भी मिलते हैं। इनकी अगर एनाटॉमी, अगर इनका बॉडी का अंदर वाला स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ और यहाँ पर भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। कॉमन एंसेस्टर, दोनों का कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट वन, द मोर कॉमन बोलता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जितने ज्यादा कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे ना, उतने ही ज्यादा वो आपस में जुड़े रहते हैं, उतनी ज्यादा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सिमिलर देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर भी अगर देखें, आउटर साइड से भी देखें, तो उनका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी काफी सिमिलर होता है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं जमीन के अंदर, वहां से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। इसके अलावा इंग्लैंड में 1850 में देखा गया कि व्हाइट विंग्ड और डार्क विंग्ड वाली मोथ्स की पॉपुलेशन में चेंज। देखिए, पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा में व्हाइट विंग्ड मोथ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी,
लेकिन एकदम से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो वाइट विंग्ड मोथ जो थे वो काफी कम हो गए और डार्क विंग्ड मोथ्स काफी ज्यादा हो गए। रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जितने मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताए ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन तो हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म से ही चेंज होके दूसरा ऑर्गेनिज्म तो जरूर बना है। अब हमने ऊपर एक पॉइंट डिस्कस किया है जिसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले कौन कौन से हमारे पास प्रूफ्स है, कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। एक आ गया होमोलॉगस ऑर्गन्स जो शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और एक तरफ हमारे पास आ जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स जो शो कराते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब ये होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स का मतलब कि ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स तो सेम है, मतलब उनका ओरिजिन और उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जहां तक फंक्शन की बात आती है तो उन ऑर्गन्स का फंक्शन डिफरेंट है। जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की 4 लिम्स, तो 4 लिम्स का सब में अलग अलग काम होता है। चलिए जरा स्ट्रक्चर से देखते हैं। ये आगे ह्यूमन की 4 लिम्स, कैट की, हॉर्स की, बैट की, डॉल्फिन्स की, इन सब का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको सब में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है ह्यूमरस। ग्रीन कलर का पार्ट आ गया रेडियस सबके अंदर, और येलो वाला आ गया अल्ना। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट 4 लिम्ब के एग्जैक्ट 4 रीजन में जो पार्ट होता है उसमें देखें तो वहां पर कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस है जो सब में कॉमन है। लेकिन ह्यूमन के हाथ का काम देखो, कैट की 4 लिम्ब का काम देखो, हॉर्स की 4 लिम्ब का काम देखो, बैट आ गया या डॉल्फिन आ गया, इन सब में काम अलग अलग होता है। भाई ऑर्गन तो एक ही जैसा है, सारे के सारे ऑर्गन्स तो एक ही जैसे देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए कि सारे यहां से ओरिजिनेट हुए हैं, सबका ओरिजिन सेम है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स की बाद में अडेप्टेशंस मतलब इवोल्यूशन, जी जगह पे थे उस जगह पे उनके काम का, उनका जो ऑर्गन्स का काम था वो भी डिफरेंट होता गया। इसे कहा जाता है एक स्ट्रक्चर तो एक जैसा है लेकिन काम अलग अलग है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात करूं तो एनालॉगस ऑर्गन्स आगे वो ऑर्गन स्टूडेंट्स जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा तो नहीं है लेकिन उनका काम, उनका फंक्शन सिमिलर है। स्ट्रक्चर ओरिजिन और स्ट्रक्चर आ गया डिफरेंट, जबकि फंक्शन होता है सेम। ये है एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब कि सबका काम एक जैसा लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग, मतलब काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन काम सेम कर रहे हैं, काम सेम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये आ गया आपके पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखेंगे आप जैसे कि बैट के विंग हो गए या विंग्स ऑफ बर्ड हो गए, ये भी फ्लाइंग में मदद करता है, ये भी फ्लाइंग में मदद करता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। आगे हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, आगे हमें देखने को मिल रहा है मैमल्स, और अगर आप ऑक्टोपस की आई देखोगे ना स्टूडेंट्स तो होते दोनों का काम एक ही है, ये भी देखने में काम में आता है, ये भी देखने में काम में आता है, लेकिन आकार दोनों का काफी अलग होता है, इसीलिए ये किसके एग्जाम्पल होगी, एनालॉगी के। मतलब ये आगे सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट। आप पोटैटो और स्वीट पोटैटो के बारे में बात करेंगे जो दोनों ही फूड की स्टोरेज में मदद करते हैं। पोटैटो एक स्टेम होती है जबकि स्वीट पोटैटो एक रूट होता है, लेकिन काम तो दोनों का एक ही है ना, फूड को स्टोर करना। तो जब काम एक है थोड़ी शक्ल डिफरेंट है, उसे क्या कहा जाएगा, एनालॉगी, एनालॉगस ऑर्गन्स। जैसे पेपर, फ्लावर और टेंड्रिल्स में स्टूडेंट्स ये होते हैं होमोलॉगी, ये होमोलॉगी के एग्जाम्पल्स हैं। फ्लिपर्स, पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स
दोनों का काम एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर अब बिल्कुल अलग है, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? एनालॉगी की एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एम्ब्रियो देखें, एम्ब्रियो देखो बनता है, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बनता है। जब हम ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बात कर रहे थे, इन दोनों जगहों पर मैंने आपको बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस और वेरिएशन में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स कैसे सिंगल सेल से बनते हैं। तो अगर आप ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखो, शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत, एम्ब्रियो स्टेज देखो, इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म में और इस ऑर्गेनिज्म में, सारे के सारे अलग ऑर्गेनिजम्स है। नंबर 1 पे है फिश, फिर है सैलमेंडर, फिर है टर्टल्स, फिर है चिकन और फिर है स्टूडेंट्स ह्यूमन। लास्ट में ह्यूमन, फिर चिकन, फिर टर्टस, फिर सैलमेंडर और फिर फिश। जरा अब फिर से नजर दौड़ाएं इनके एम्ब्रियो की तरफ, देखो इन सब के एम्ब्रियो काफी सिमिलर लगते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसकी हुई? ये आपको ये बताता है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी सारे ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही है, कि कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से ही ओरिजिनेट किए हुए हैं। तो ये बात की हमने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या है। क्यों ना एक और हम एग्जांपल ले और अब हम फॉसिल्स को डिस्कस करें कि फॉसिल्स भी हमें कैसे बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जरूर लिंक्ड है। देखिए तो स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलेगा कि फॉसिल सबसे पहले होते क्या है। जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके वो जो रिमेनिंग पार्ट्स जो धरती के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है फॉसिल्स। हाँ, फॉसिल्स के ऊपर काफी सारी चीजों की लेयरिंग जरूर आ जाती है, मतलब उनके ऊपर नई सॉइल बन जाती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा गहराई में, अर्थ से जितना ज्यादा गहराई में एक फॉसिल होगा ना, वो उतना ही ज्यादा पुराना होगा। देखो ये तो बहुत लाजमी सी बात है कि मान लो इस लेयर में जो फॉसिल है और ऊपर वाली लेयर में जो फॉसिल है, और ये आपकी ऊपर वाली अर्थ है, मुझे बताओ इस फॉसिल और इस फॉसिल के कंपैरिजन में पुराना कौन है? ऑब्वियसली नीचे वाली लेयर का फॉसिल, क्योंकि इसके ऊपर तो कितनी सारी डिपोजिशन हो चुकी है और जबकि ये अभी भी ऊपर ही प्रेजेंट है। एज एस्टिमेशन, देखो फॉसिल फ्यूल की हमें एज बताती है कि फॉसिल कितना पुराना है, और वो हमें किससे पता लग सकता है कि उस फॉसिल की गहराई कितनी है। अब डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स की एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉसिल जो होते हैं वो ऊपर वाली लेयर पे, देखो जब ऑर्गेनिजम्स बने थे, मान लीजिए ये अर्थ के लेयर्स है और ये सबसे पुरानी वाली लेयर का फॉसिल है, यहाँ पर सबसे पुरानी लेयर का फॉसिल, यहाँ पर थोड़ा न्यू फॉसिल, यहाँ पर थोड़ा न्यू। आपको पता है जितना पुराना ऑर्गेनिज्म होगा उसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा सिंपल होगा, लेकिन वो जितना नया ऑर्गेनिज्म होगा उसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स यानी कि चेंजिंग, जो इतना ज्यादा चेंज आता गया है, उस चेंज में खुद को अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो जो नए फॉसिल होते हैं वो पुरानों के मुकाबले काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स हमें एक और चीज में हेल्प करते हैं, ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का हमें लिंक भी बताते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने जाना हो, आपने बहुत पहले कभी सुना होगा डायनासोर्स के बारे में। इनफैक्ट डायनासोर्स के ऊपर तो काफी सारी मूवीज भी बनी है, लेकिन देखा आपने इनको सिर्फ मूवीज में ही होगा क्योंकि अब तो ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एंड आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं वो कहा जाता है कि वो डायनासोर्स ही बाद में इवॉल्व हुए थे और क्या बने थे? बर्ड्स। अब मैं डायरेक्टली ऐसे कैसे कह सकती हूँ? देखो स्टूडेंट्स, एक बर्ड है जिसका नाम है आर्क्योप्टेरिक्स,
एक बर्ड है स्टूडेंट्स जिसका नाम है आर्क्योप्टेरिक्स, और ये बर्ड जो है इसे फर्स्ट बर्ड इसे सबसे ओल्डेस्ट बर्ड माना जाता है। देखो ये आ गया आर्क्योप्टेरिक्स की फॉसिल, और ये आ गया अर्थ का, ये आ गया आपके पास डायनासोर का स्ट्रक्चर। डायनासोर का स्ट्रक्चर ऐसा है, और आर्क्योप्टेरिक्स का इसका आपको स्ट्रक्चर स्केलेटन सिस्टम आपको ऐसा देखने को मिलता है। देखिए इस बर्ड की रिजेम्बलेंस डायनासोर के स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा है, और फिर इसी में बाद में एवोल्यूशन आया और डिफरेंट किस्म के बर्ड्स आए। मतलब कि डायनासोर्स और बर्ड्स को लिंक अगर कोई ऑर्गेनिज्म बीच में करता है तो वो कौन सा है? आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, इसके अलावा फॉसिल्स की जब हम बात कर ही रहे हैं, जब हमने ऑलरेडी फॉसिल्स की बात कर दी, हम इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे और हम बात करेंगे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में इंग्लैंड में पाए जाने वाले मोथ्स के बारे में। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टाइम पे वाइट विंग्ड मोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। अब देखो अगर एक पेड़ है उसके ऊपर कोई वाइट कलर का मोथ बैठा हुआ है, वाइट कलर का देखो मोथ बैठा हुआ है इसके ऊपर, तो ये वाइट वाला मोथ कितना इजीली अवेलेबल होगा, वाइट वाला मोथ कितना ज़्यादा इजीली दिखाई देगा। अगर वहीं पे यहाँ पर थोड़ा ब्राउनिश सा मोथ प्रेजेंट है, ब्राउनिश सा, थोड़ा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, थोड़ा ब्राउनिश सा मोथ प्रेजेंट है, तो वो थोड़ा दिखने में, क्योंकि टी का ट्रंक भी ऐसा ही होता है, अगर इसके ऊपर ब्राउन पाया भी जाए तो वो दिखेगा भी नहीं। तो ये वाइट मोथ जो होते थे इनका इजीली जो होते थे प्रीडेटर जो है वो शिकार कर सकते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते हुए वाइट मोथ की पॉपुलेशन बिल्कुल कम होने लगी और ब्राउन मोथ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का दौर था तो जो पेड़ थे वो इतने ज़्यादा डार्कर नहीं थे, वहां पर वाइट विंग्ड मोथ को पाया जाना काफी मुश्किल से ढूंढा जा सकता था। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आया तो उतना ज़्यादा धुआं रिलीज होने लगा, उतना ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा। अब ट्री की ट्रंक हो गई डार्क, और ट्री की ट्रंक जब डार्क होने लगी तो वहां पर वाइट मॉथ को स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। इसीलिए वाइट मॉथ का जो है वो नंबर हो गया कम और ब्लैक मॉथ का नंबर हो गया ज़्यादा। ये एक इंडिकेशन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एनवायरनमेंट उसी को चांस देगा जो उस एनवायरनमेंटल कंडीशन में जिंदा रहने की काबिलियत रखेगा और एनवायरनमेंट उसी को चांस देगा। ओके, तो ये अभी हमने पढ़ा फॉसिल्स के बारे में। एविडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एविडेंस क्या है कि ये रेजिस्टेंस वैरायटी कैसे बनी। रेजिस्टेंट वैरायटी हो गई कि एक ऑर्गेनिज्म किसी भी सिचुएशन के खिलाफ अपनी बॉडी में डिफरेंट एडेप्टेशंस लेके आ सके ताकि वो दिए गए एनवायरनमेंट में जिंदा रह सके, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी उसे दी जाए ना तो वो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी जिंदा रह सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं घर की और घर में पाए जाने वाले बग्स की। तो जो घर पे बग्स पाए जाते हैं ना स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने बग्स को मारने के लिए कुछ स्प्रे किया कि वो बग्स मर जाएं। शुरुआत में तो मान लीजिए आपके घर पे 10 बग्स थे, अब वो 10 बग्स स्प्रे करने से मर गए, लेकिन उनमें से कोई एक जिंदा रह गया और उस एक ने बाद में या 1 या 2 जिंदा रह गए और वो 2 बाद में मल्टीप्लाई होके 10 और बना देते हैं। तो ये 2 जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास बचे हुए थे इन्हें हम कहेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये दी गई सिचुएशन के ऊपर इन्होंने अपना एक रेजिस्टेंस तैयार किया, अपनी बॉडी में ऐसी एडेप्टेशंस लाई कि वो
अपनी बॉडी में ऐसे एडेप्टेशंस लाई स्टूडेंट्स कि वो दिए गए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सकती थी। ठीक है, तो खास करके रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी इवॉल्व्ड ही तो होते हैं, लेकिन इवॉल्व्ड होते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से, मतलब ह्यूमन के एक्शन से। अब ये जो दो रेजिस्टेंट वैरायटीज रही होंगी ना, ये जो बाद में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे वो सारे के सारे होंगे रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आगे हम बात करें तो आगे हमें देखने को मिलता है अडैप्टिव रेडिएशन। अब ये अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देखिए, अगर अडैप्टिव रेडिएशन को पहले हम डेफिनेशन से जाने तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। कि देखो कि ऑर्गेनिजम्स किसी एक जगह पे पाए गए, मतलब उनका वो इवोल्यूशन उनका स्टार्ट कहीं पर हुआ, लेकिन फिर बाद में जब उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में जाके रेडिएट होते हैं। चेंजेस तो एक एरिया में उनके अंदर आए थे और अब ये रेजिस्टेंट वैराइटीज डिफरेंट जगहों पर जाएंगी और अपने अपनी जो भी उनकी प्रजाति होगी, अपनी स्पीशीज को फैलाएंगी। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डार्विन के सी वोएज के बारे में, समुंदर यात्रा के बारे में। तो जब डार्विन अपनी समुंदर यात्रा कर रहे थे ना, अपनी जर्नी के दौरान वो एक आइलैंड पे जाते हैं जिस आइलैंड का नाम होता है गैलापैगस आइलैंड। अब वो क्या देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि उस आइलैंड पे गैलापैगस आइलैंड पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट वहां पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के बर्ड्स उनको देखने को मिल रहे थे, जिन ब्लैक बर्ड्स का नाम डार्विन ने बाद में डाला फिंचेस। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है डार्विन फिंचेस। अब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वहां पर फिंचेस की बहुत सारी वैरायटी, ये देखो ओरिजिनल ये था लेकिन इसकी तो बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर आइलैंड में देखने को मिल रही थी। लेकिन सारी की सारी वैरायटीज जो थी ना स्टूडेंट्स, वो इस ओरिजिनल वाली वैरायटी से ही इवॉल्व हुई थी। अब बताइए इवोल्यूशन किस लिए होता है? इवोल्यूशन इसलिए होता है ताकि किसी दिए गए एनवायरनमेंट में, जिस भी चेंज्ड एनवायरनमेंट में किसी ऑर्गेनिज्म को रखा जाए तो उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली रह सके, वो जिंदा रह सके। तो ऐसा ही कुछ हुआ था फिंचेस के साथ। अब फिंचेस के लिए क्या मुश्किल आई होगी वहां पर? देखिए, जब शुरुआत में फिंचेस इस आइलैंड पे पहुंची तो वहां पर इनका नंबर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर ना फिंचेस का कोई प्रेडेटर था और वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। ऐसी दिखा करती थी फिंचेस शुरुआत में। लेकिन अब जितनी ज्यादा आबादी बढ़ती जाएगी, खाना तो उतना कम होता जाएगा ना, तो होने लगी फूड की स्कैर्सिटी, खाने की कमी। अब खाने की कमी को मद्देनजर रखते हुए इनकी फिंचेस की बॉडी में आता है एक इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन जो था स्टूडेंट्स, वो फूड की स्कैर्सिटी को ही फुलफिल करने के लिए था। ओरिजिनली जो फिंचेस हुआ करती थी स्टूडेंट्स, ये वेजिटेरियन फिंचेस हुआ करती थी, लेकिन बाद में देखा जाने लगा कि अगर सारे ही वेजिटेरियन फिंचेस रह जाएंगी तो खाने की तो बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो होने क्या लगा, टाइम के साथ साथ इनकी बीक में और इनके बॉडी के डिज़ाइन में चेंज आने लगा। अब देखिए, अब आप इस वाली इमेज पे देखिएगा, इस वाली इमेज पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फिंचेस का जो बीक है वो काफी ज्यादा लंबी है। अब लंबी बीक है, इसका मतलब कि वो अब इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं। तो शुरुआत में दो ब्रीड्स बनी इसकी, एक लंबी बीक वाली और एक छोटी बीक वाली। अब शुरुआत में कहां पर सिर्फ दो ही ब्रीड्स थी
और धीरे धीरे करते हुए ये 2 से कम 12 से 15 और वैरायटी ऑफ फिंचेस बन गई। तो ये क्या था? ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं। ये नहीं, अगर हमें अडेप्टिव रेडिएशन की दूसरी एग्जाम्पल देखनी है तो हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में बात करते हैं। अब मार्सुपियल्स होते क्या हैं? मार्सुपियल वो ऑर्गेनिज्म, जर्नली उन्हें कहा जाता है जैसे कैंगरू, कैंगरू के टाइप वाले ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, जो पाउच कैरी करते हैं और पाउच में अपना बेबी रखते हैं। ठीक है, तो मार्सुपियल जो हैं, अब एक ही जगह पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में ही पाए गए होंगे। अब ऑस्ट्रेलियन आइलैंड वाले कॉन्टिनेंट में देखने को मिला कि मार्सुपियल्स की बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हुए। तो ये आ गई आपके पास मार्सुपियल रेडिएशन। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये भी है कि जो ऑस्ट्रिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स हैं और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये आ गया आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको यहाँ से ज़्यादा गौर करके समझनी है वो है फिंचेस वाली। हाँ, इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स भी देख लेना। अब डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है कि भाई इवोल्यूशन के ना 2 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला 2 मेन पिलर्स हैं, तो 2 मेन पिलर्स में आपके पास नंबर 1 पे आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या आता है? नेचुरल सिलेक्शन में मतलब कि नेचर भी उसी ऑर्गेनिज्म का साथ देती है जिसकी बॉडी के अंदर चेंजेस को झेलने की क्षमता होती है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो जिंदा रहेगा, लेकिन जो इन्फीरियर होगा वो आती हुई एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ खुद को कूप अप नहीं करवा पाएगा और उसकी वहां पर डेथ हो जाएगी, उसकी प्रोजेनी वहां पर स्टॉप हो जाएगी और ऐसे ऐसे करते हुए ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जेनेटिक बेसिस जो होती है ना, जेनेटिक बेसिस, वो ही मॉडिफिकेशन का एक मेन पार्ट होती है। नेचर उसी को सपोर्ट करेगा जिसकी जो जेनेटिक म्यूटेशंस अंडरगो करने के काबिल होगा, जिसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि वो म्यूटेट हो सकता है। बेसिकली आपको 2 ही याद रखने, 1 इज जेनेटिक बेसिस, सेकंड 1 इज नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि 2 पिलर्स हैं ये। अब थर्ड वाला जो है ये ऑलरेडी किसके साथ मैच करता है? फर्स्ट वाले के साथ। डार्विनियन थियरी के अलावा हमारे पास एक और थियरी आई, जो थियरी दी थी लमार्क ने। अब लमार्क ने जो थियरी दी थी ना स्टूडेंट्स, ये थियरी जस्ट एक कंजक्चर है। अभी कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर का मतलब कि इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, बस बोल दी, बस बता दिया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, देखो ये थियरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिजम्स altered their behavior in response to environmental changes which in turn modified their organs and their offsprings inherited those improved structure। तो सिंपली लमार्क की थियरी ये कहती है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ होगा और इस चेंज के साथ रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स भी डेवलप हुए होंगे और जब डेवलप हुए होंगे तो डेवलपमेंट के साथ जब उनकी जनरेशन, जब उनके ऑफस्प्रिंग आगे आए होंगे तो वो उन चेंजेस के साथ ही पैदा हुए। अब इसको समझने के लिए जिराफ की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए लमार्क की थियरी कहती है कि जिराफ जो ऑर्गेनिज्म है उसे खाने तो पत्ते ही हैं, वो भी ऊंची ऊंची ब्रांच से, क्योंकि वो ऊंची ब्रांचेस से लीव्स को कहा जाता है कि जो ये जिराफ था पहले इसकी नेक कितनी लंबी नहीं हुआ करती थी। अब इसकी नेक लंबी कैसे हुई कि ऊंची ऊंची जगहों पे पत्ते खाया करता था तो ये बार बार अपने गर्दन को ऊंचा करता था, तो इस वजह से उसकी नेक जो है वो लंबी होगी। ये लमार्क की थियरी कहती है जस्ट एक कंजेक्चर है, इसका कोई प्रूफ है नहीं।
मतलब अकॉर्डिंग टू लमार्क जिराफ की जो लंबी नेक है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि अगर हम बात करें ना स्टूडेंट्स, तो लमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी और उससे भी पहले हम जितनी थ्योरीज पढ़ चुके हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो थ्योरी है वो डार्विन की थ्योरी ही है, ठीक है, किसी भी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। अब डार्विन की थ्योरी दो चीज़ों के बारे में बात करती है, एक बात करती है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, एक बात करती है जेनेटिक बेसिस के बारे में। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ये क्या बात करता है, बोलता है नेचुरल सिलेक्शन, देखिए पहले रेड बीटल और ग्रीन बीटल्स की एग्जांपल यहां पर ली हुई है। तो रेड बीटल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ग्रीन बीटल्स कुछ ऐसे दिखने को मिलते हैं। अब रेड बीटल्स ऑब्वियसली ये तो पत्तों के ऊपर पाए जाते हैं ना, पत्तों या घास के ऊपर जिसके ऊपर भी रेड बीटल्स पाए जाते थे तो प्रीडेटर इसका शिकार इजीली कर सकते थे। अब टाइम के साथ क्या होने लगा कि जब रेड की पॉपुलेशन होने लगी थी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन, तो अपेयर होते हैं ग्रीन बीटल्स। अब ग्रीन बीटल्स शुरुआत में का एक या दो ही होंगे, लेकिन जब रेड बीटल्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी और ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन जो थी स्टूडेंट्स वो बढ़ने लगी, तो एकदम से रेड बीटल्स का डिक्लाइन हो गया, ग्रीन बीटल्स का हो गया नंबर इंक्रीज। तो ये आ गई नेचुरल सिलेक्शन की, भाई इसमें नेचुरल ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ इनको सरवाइव कराने में मदद करा पा रहे थे, इसीलिए आ गई नेचुरल सिलेक्शन, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन बची रह सकी। अब दो और कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो एवोल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट है मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में स्मॉल चेंजेस देखने को मिलना, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन धीरे धीरे करके पास होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका के स्पैरोज जो है उनका वो थोड़े डार्क होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, जबकि साउथ अमेरिका में भी स्पैरोज ही पाए जाते हैं, शक्ल सूरत सब एक जैसी है, बस जो साउथ अमेरिका में स्पैरोज पाए जाते हैं वो थोड़े लाइटर होते हैं और थोड़े स्मॉलर होते हैं। तो यहाँ गया माइक्रो एवोल्यूशन। बात तो यहाँ पर भी स्पैरो की हो रही है, यहाँ पर भी स्पैरो की हो रही है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस दोनों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन की एग्जाम्पल आ जाती है, मैंने आपको पीछे बताया कि कहा जाता है कि डायनासोर्स से बर्ड्स जो हैं वो इवॉल्व किए। अब मैक्रो इवोल्यूशन मतलब एकदम से मल्टीपल चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आना, ठीक है, और व्हेन प्रिजर्व्ड ओवर सेवरल जनरेशंस कैन गिव काफ़ी सारी, एक स्पीशी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आना जिसकी वजह से आगे आने वाली प्रजाति ही चेंज हो जाए। लेकिन ये प्रजाति ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, 1 साल 2 साल 3 साल का समय नहीं लगता, इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स। इस वाली इवोल्यूशन को कहा जाता है मैक्रो इवोल्यूशन। जब हम छोटे छोटे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे वो आ गया माइक्रो इवोल्यूशन, जब हम बड़े बड़े चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे उसे कहा जाता है मैक्रो इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स क्या क्या है, इवोल्यूशन हो कैसे कैसे सकता है। इवोल्यूशन होने के लिए स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन कराने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं। नंबर 1 म्यूटेशन, नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन, नंबर 3 जेनेटिक ड्रिफ्ट और नंबर 4 आ गया माइग्रेशन। वहाँ पहले बताया है म्यूटेशन, लास्ट में बताया है माइग्रेशन। तो देखो म्यूटेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स इसको म्यूटेशन के बारे में, जब मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होता है, थोड़ी सी अगर आप नज़र फिर से डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाना और उसमें कोई वेरिएशन, किसी कैरेक्टर में चेंज आना, उसे कहा जाता है
म्यूटेशन कि डीएनए पहले कुछ और किस्म का पाया जाता था, अब इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया है, तो डीएनए तो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड होता है, किसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो भाई ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी आ जाएगा चेंज। नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में आता है स्टूडेंट्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन अ पॉपुलेशन विच गिव सर्वाइवल एडवांटेज, कि भाई ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी का चेंज होना जिनकी वजह से उनको सरवाइव करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर बात आ जाएगी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया कि कुछ लकी जीन्स रहे होंगे, कुछ ऐसे जीन्स होंगे पॉपुलेशन में, ठीक है, हालांकि इनकी वजह से कोई सर्वाइवल एडवांटेज तो मिलता नहीं है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के जीन्स का एकदम से प्रिजर्व रह जाना या किसी ऑर्गेनिज्म का ही डायरेक्टली बच जाना। अब देखिए, जब हम ऊपर रेड बीटल्स और ग्रीन बीटल्स के बारे में बात कर रहे थे, मान लीजिए बाई चांस कोई रेड बीटल बच गया, कोई प्रेडेटर की नज़र में नहीं आ पाया, नहीं खाया प्रेडेटर ने उसे स्टूडेंट, तो इसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब ऑर्गेनिज्म का बच जाना। किस वजह से स्टूडेंट्स? लक, लक बाई चांस से। और माइग्रेशन आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब ऑर्गेनिजम्स शिफ्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में भी तो कुछ थोड़े बहुत इवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्पीशिएशन क्या होता है? स्पीशिएशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि एक स्पीशी से, किसी एग्जिस्टिंग स्पीशी से बिल्कुल नई स्पीशीज का बनना, इसे कहा जाता है स्पीशिएशन। अब इवोल्यूशन की वजह से काफी सारी स्पीशीज बनती हैं, मतलब अगर स्पीशिएशन हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इवोल्यूशन की वजह से। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? तो पहले हम ये जान लें, इस प्रिंसिपल का नाम हार्डी-वेनबर्ग इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रिंसिपल दोनों ने साथ में दिया था, कि दोनों ने साथ में काम किया, नो। देखो, 1908 में ये एक प्रिंसिपल दिया स्पेशिएशन के बारे में 1908 में हार्डी ने, और 1943 में उसी के बारे में वेनबर्ग ने बोला। इन दोनों को कंबाइन किया और दोनों को कंबाइन करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन सी एक डिराइव कर ली जो हमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। देखिए, पहले समझते हैं इसको कि ये होता क्या। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है ना कि एलील्स याद है स्टूडेंट्स आपको? हर एक कैरेक्टर के लिए इंसान की बॉडी में 2 एलील्स होते हैं। अब ये 2 एलील्स कहाँ से आते हैं? एक मदर से, एक फादर से। एक जीन एक कैरेक्टर को शो कराने के लिए कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। अब बोलते फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर जनरेशन। बोलते जो एलील्स होते हैं ना, कौन सा एलील खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करने वाला है, कौन सा वाला कम एक्सप्रेस करने वाला है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है। तो इसके लिए बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन सी आ जाती है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है कि P प्लस Q जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के। अब ये P क्या है और ये Q क्या है? मान लीजिए कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए किसी एक लड़के के स्ट्रेट बाल हैं और दूसरी वाले पेरेंट में जो बाल हैं वो कैसे हैं? कर्ली बालों का हम डिनोट करेंगे स्मॉल s से, जबकि स्ट्रेट बालों का हम डिनोट करेंगे कैपिटल S से। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस स्ट्रेट बालों के आने के एक्सप्रेस होने की फ्रीक्वेंसी है P। अब P कोई नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, ये इतनी बार एक्सप्रेस हो रहा है, स्ट्रेट बाल इतनी बार सामने आ रहे हैं, और स्मॉल s मतलब कि कर्ली बाल जो है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स? Q। एस की फ्रीक्वेंसी, अब ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। मैं कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रही हूँ? हेयर का, स्ट्रेट हेयर का।
अब स्ट्रेट हेयर जो है वो कर्ली हेयर के ऊपर क्या है, डोमिनेंट मान के चलते हैं। तो स्मॉल p इसकी आगे फ्रीक्वेंसी, स्मॉल q आगे कर्ली वाले की फ्रीक्वेंसी। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करेंगे ना तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब वो आंसर जनरली कांस्टेंट ही रहेगा। अब आगे हम इसके बारे में पढ़े तो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है कि जीन पूल जो होता है ना वो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब ये p और q का सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और ये यहाँ पर बताया हुआ है, ये s और स्मॉल s मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप लेके चल सकते हो कि ये वाला डोमिनेंट है, ये वाला रिसेसिव है, इसकी फ्रीक्वेंसी p है, इसकी फ्रीक्वेंसी q है। देखो अब p प्लस q जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। बोलते चलिए मान लेते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें मतलब p प्लस q का स्क्वायर कर दें तो ये तो भी 1 के बराबर आएगा। p प्लस q भी 1 था, बस p प्लस 1 का स्क्वायर भी जो है वो किसके बराबर, ये कांस्टेंट रहेगा, इनको चाहे तुम स्क्वायर करो चाहे तुम इसका क्यूब करो, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इनका सम। अब हमें ये भी पता है, देखो मैथमेटिकल लॉजिक में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो बोलते हैं स्मॉल p और स्मॉल q का जब आप स्क्वायर करोगे, मैथमेटिकल इक्वेशन a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, p का स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर, तो ये आ गया किसके बराबर, 1 के बराबर। अच्छा p बताइएगा, p किसकी फ्रीक्वेंसी थी, s की, डोमिनेंट एलील की, और q किसकी फ्रीक्वेंसी थी, ये थी रिसेसिव एलील की। और p और q का मतलब हेटेरोजाइगस होना, दो आपके पास एलील्स इकट्ठे आपको देखने को मिल रहे हैं, दोनों इकट्ठे कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, तो वो क्या आ गया आपके पास 2pq। मतलब अगर आपके पास p और q का नंबर हो ना, अगर आपके पास दोनों ही एलील्स की फ्रीक्वेंसी देखने को मिले ना तो आप इजीली यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म, कौन से वाले एलील के आने के कितने % चांसेस है, इसका नंबर कितना हो सकता है। ओके, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल थोड़ा सा मैथमेटिकल है, a प्लस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर p का स्क्वायर, अब p क्या था स्टूडेंट्स आपके पास, p स्टैंड कर रहा था स्ट्रेट हेयर के लिए, कंप्लीट स्ट्रेट हेयर, तो बोला गया होमोजाइगस डोमिनेंट। s क्या था स्टूडेंट्स आपके पास, ये था होमोजाइगस रिसेसिव वाला। और p q जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा था तो वो आपके पास क्या था, हेटेरोजाइगस, मतलब ये आ गया होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहे थे, तो म्यूटेशन की वजह से कुछ चेंज देखने को मिलता, कहीं पे जीन माइग्रेशन, वही वाले चेंजेस, वही वाले फैक्टर जो अभी हमने पढ़े कि इवोल्यूशन के मैकेनिज्म में ये सारी चीजें हेल्प करती है। तो म्यूटेशन की वजह से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल दैट इज p प्लस q इज इक्वल टू 1 बोलता है, उसमें चेंज देखने को मिल सकता है, अदरवाइज तो वो यही रहेगा। जीन माइग्रेशन मतलब कि जो जीन्स आगे पीछे हो रहे हैं, जीन जो आगे पीछे देखने को मिल रहे हैं उनमें भी क्या आ सकता है स्टूडेंट, जीन भी माइग्रेट हो सकते हैं, और वो भी हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन मतलब p प्लस q इज इक्वल टू 1 को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जीन ड्रिफ्ट या नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे के सारे कॉजेज हो सकते हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ज़्यादा ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यहाँ पर है, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन में डिस्टर्बेंस ला सकती हैं ये चीज़। लेकिन जब जब हार्डी वेनबर्ग का ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तब वो क्या शो कराएगा, इवोल्यूशन। जब वो अपना नॉर्मल रेट में नहीं आएगा, जब इनकी फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल नहीं होंगी, जब वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो तब देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स इवोल्यूशन। ओके,
अब इवोल्यूशन, क्योंकि हम इस यूनिट में इवोल्यूशन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो इवोल्यूशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, लगभग 2000 साल पहले कहा जाता है, लगभग 2000 साल पहले आए थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और आप सबको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हुए होंगे। 2000 साल पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे। फिर उसके काफी बाद 500 मिलियन सालों के बाद इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिले होंगे। अब पहले तो कभी भी इनवर्टिब्रेट्स नहीं होते थे। इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होती। तो ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ 500 मिलियन ईयर पहले देखने को मिले, और इनसे पहले तो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे। इसका मतलब ये कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बाद में इवॉल्व करके बने होंगे। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करके इनवर्टिब्रेट बने होंगे। फिर 350 मिलियन सालों पहले देखने को मिलते हैं जॉलेस फिशेस। फिर उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस। 320 मिलियन सालों पहले तो आए प्लांट्स। फिर इसी के साथ जब प्लांट्स आए तो प्लांट्स के उसी दौरान में नहीं, जब एम्फीबियंस आए थे उसी टाइम पे प्लांट्स भी आए थे। रेप्टाइल्स भी आपको देखने को मिले। लैंड रेप्टाइल जो हुआ करते थे, अब काफी सारे इसमें से तो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स। फिर लास्ट में बनी होंगी मैमल्स की स्पीशीज, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि डॉग जो है वो इवॉल्व्ड फॉर्म है किसकी, ग्रे वुल्फ की, क्योंकि डॉग के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे उसकी मॉर्फोलॉजी हो या चाहे उसकी एनाटॉमी हो, वो काफी ज्यादा ग्रे वुल्फ से मिलती जुलती है। और ह्यूमंस तो आपको पता ही, ह्यूमंस किससे इवॉल्व हुए, एप से, और एप किससे इवॉल्व हुए हैं, मंकीज से। अब इस सारे एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन जो है वो ह्यूमन का एवोल्यूशन है, कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व किया एक वाली वैरायटी से दूसरी वैरायटी में, और कैसे प्रेजेंट डे होमोसेपियंस बने। ठीक है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो इवॉल्व होना, मतलब जो एंसेस्टर्स है वो सबसे पहले पता है कहाँ पर इवॉल्व हुए, अफ्रीका में। अब अफ्रीका के बाद वो शिफ्ट हुए, कुछ शिफ्ट हुए होंगे एशिया, और एशिया में दिखी होगी एवोल्यूशन। फिर कुछ शिफ्ट हुए होंगे यूरोप में, और यूरोप में फिर फर्दर इवोल्यूशन देखने को मिली होगी। अगर आप स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करो तो आपको ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो 6 टाइप्स में देखने को मिलता है, 6 स्टेजेस में देखने को मिलता है। अब ह्यूमन की इवोल्यूशनरी फॉर्म जो है वो कौन कौन से हैं, वो नंबर 1 पे आ गई ड्रायोपिथिकस, नंबर 2 पे आ गया रामापिथिकस, नंबर 3 पे आ गया ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस और ऑस्ट्रियोपिथिसाइंस। ठीक है, इसके अलावा अब शुरुआत में सारे पिथिकस काइंड ऑफ हैं, और उसके बाद जो 4th वैरायटी आपको देखने को मिलती है वो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो पहले तो हम ये ह्यूमन की इवोल्यूशनरी स्टेजेस को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। नंबर 1 पे आता है आपके पास ड्रायोपिथिकस। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि डरे वो रमा, देखो डरी वो रमा आ गया रामापिथिकस, और डरी आ गया ड्रायोपिथिकस। डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली, डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी रुको यहां से, हमारी हैबिट्स, हमारे इरादे, हमारे सपने। हैबिलस से आप याद रखना हैबिट्स, इरेक्टस से आप याद रखना इरादे, और सेपियन से आप याद रखना स्टूडेंट सपने।
तो पूरा क्या बना, डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी हैबिट्स, हमारे इरादे, हमारे सपने डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। मैं एक बार फिर इस ट्रिक को दोहराती हूँ। डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी हैबिट्स, हमारे इरादे, हमारे सपने डरने वाली नहीं है। तो डरी जो है, डरी का मतलब है स्टूडेंट्स ड्रायोपिथिकस। ठीक है, रमा का मतलब आ गया रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलो का मतलब आ गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस या ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी हैबिट्स, हमारे सपने, हमारी हैबिट्स, हमारे इरादे, हमारे सपने, पहले हैबिट्स फिर इरादे फिर सपने, हैबिट्स इरादे सपने, हैबिट्स इरादे सपने डरने वाले नहीं हैं। डरी वो रमा ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी हैबिट्स, हमारे इरादे, हमारे सपने डरने वाले नहीं हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ही देख लीजिएगा कितना ज़्यादा। देखो, जो शुरुआत में ड्रायोपिथिका, जो ह्यूमन की फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी, वो तो कहीं पर भी हमारे साथ मैच नहीं करता, वो तो कंप्लीटली एप्स के साथ मैच करता है। रामापिथिकस के बारे में देखा जाए स्टूडेंट्स, तो रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस दोनों के अगर बारे में बात की जाए तो ये दोनों कम से कम 15 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये 2 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, अब ये 2 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, मतलब स्टूडेंट ऑस्ट्रेलोपिथिसाइन जो है या पिथिका जो है, ये ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीका के ग्रास लैंड्स में पाए जाते थे। ओके, और ये क्या खाते थे, ये खाते थे फ्रूट्स। ठीक है, और इसी टाइम पे ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस वाले ही टाइम पे इन्होंने स्टूडेंट स्टोन के वेपन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। ये लिखी हुई है, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। होमो हैबिलिस के बारे में बात करें तो ये काफ़ी 4 फीट के ऑर्गेनिज्म, 4 फीट की ह्यूमन की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी। और यहाँ पे इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर शुरुआत में इंसान की ब्रेन की कैपेसिटी बहुत कम थी। जैसे यहाँ पर इंसान की ब्रेन की कैपेसिटी 650 से लेके 800 सीसी तक की थी। ठीक है, और अगर आप आज वाले ह्यूमन के बारे में बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, देन होमो इरेक्टस के बारे में अगर आप बात करो तो होमो इरेक्टस जो होते थे ये मीट खाने वाली स्टेज आ गई थी ह्यूमन की। यहाँ पर इनका दिमाग होमो हैबिलिस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, दैट वॉज 900 सीसी। और होमो सेपियंस का दिमाग जो है स्टूडेंट्स वो लगभग 1400 सीसी तक का है। ठीक है, इतनी कैरिंग कैपेसिटी है इनके अंदर की। ड्रायोपिथिकस ज़्यादा गोरिल्लास के साथ रिजेंबल करते थे, चिंपैंजीज के साथ रिजेंबल करते थे। रामापिथिकस भी गोरिल्लाज और चिंपैंजीज के साथ रिलेट करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिसाइन जो थे ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाते थे, लेकिन इन्होंने स्टोन के वेपन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया था। हाइट इनकी सिर्फ लगभग 4 फीट की थी और ये 2 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे। होमो हैबिलिस के बारे में बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पहले ह्यूमन की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। देखिए, ह्यूमन की तरह हल्के बहुत ह्यूमन के साथ थोड़े मैच होते हैं, अदरवाइज अगर आप पीछे देखो तो ये सारे ज़्यादा एप्स और चिंपैंजीज के साथ मैच करते हैं। अगर होमो हैबिलिस के बारे में बात की जाए स्टूडेंट्स, तो होमो हैबिलिस जो थे ना, इनकी बॉडी पे धीरे धीरे जब इंसान इवॉल्व होने लगा तो इनकी बॉडी पे हेयर की ग्रोथ थोड़ी कम होती गई। ठीक है, आगे हम होमो इरेक्टस के बारे में बात करें तो ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। और होमो इरेक्टस जो थे वो ओमनीवोर्स थे, वो फ्लैश भी खाते थे, लेकिन वो फ्लैश के साथ साथ फ्रूट्स एंड ऑल भी खाया करते थे। होमो सेपियंस के बारे में बात की जाए तो आज पाया जाने वाला इंसान लगभग 75,000 साल पहले
मतलब 100,000 ईयर्स पहला पुराना है और इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। देखिए भाई, वेल डेवलप है तभी तो हम लोग अपने ही इवोल्यूशन के बारे में पढ़ पा रहे हैं कि कैसे एक ह्यूमन इवॉल्व हुआ, क्योंकि ह्यूमन का दिमाग इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और कहाँ पर ह्यूमन का दिमाग तो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि उसको अर्थ के बारे में तो ज्ञान आ ही रहा है। इसके अलावा वो अर्थ के बियॉन्ड भी जाके हमारे कॉस्मोस में जाके उसको भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। अब ह्यूमन का दिमाग डेवलप्ड है, इसीलिए एग्रीकल्चर भी डेवलप होने लगा और धीरे धीरे करते हुए ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ। और उसके बाद की कहानी तो आ जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली कहानी, क्योंकि जो ह्यूमन का दिमाग वेल डेवलप था, तो वेल डेवलप दिमाग का इस्तेमाल तो ऑब्वियसली किया ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स ओवरऑल हमारे पास इस यूनिट में इवोल्यूशन क्या है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट मैं आपको कोई पार्ट बताऊंगी तो इसमें है कि यूनिवर्स का, ये जो मैं आपको शुरुआत का पार्ट बताया मैंने आपको, डिफरेंट थियरीज क्या कहती हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है। सबसे ज़्यादा जो हमें इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है वो है ह्यूमन का इवोल्यूशन। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन के ये जो 6 स्टेजेस है ना, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब हम जल्द मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और हर लाइन में, मैं हमेशा कहती हूँ, हर लाइन में कोई ना कोई वन लाइनर ज़रूर छुपा होता है। उस वन लाइनर पे उस सवाल को डिकोड करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के बिना तो पढ़ा आपने जितना मर्जी पढ़ा होगा, ठीक है, वो किसी काम का नहीं होता। जब तक रिवीजन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।